विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। जिनको जोड़कर आपके सामने रख पाऊं, और ये तस्वीर है इस देश के यानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की। दरअसल बिहार के जिस एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ था हर रोज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर, और विपक्ष ने आसमान सिर पर उठा रखा था कि 65,64,000 वोट काट दिए गए वोटर रोल से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बताने को तैयार नहीं है कि 65 लाख लोगों के नाम क्यों कटे। उनके नाम के सामने कारण नहीं बताया गया, एपिक नंबर नहीं लिखा गया कि पूनम देवी मृत है और मंगल राम 2 जगह लिस्टेड है, और नाम किसी के भी सामने ही नहीं लिखा गया कि ये माइग्रेट हो गए, शिफ्टेड हो गए परमानेंटली। ये बताने को चुनाव आयोग तैयार नहीं था। और विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि भाई ये कैसा एसआईआर है, कैसा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है जिसमें बीजेपी के कई नेताओं के पास 2-2 एपिक नंबर है। एसआईआर होने के बाद 2-2 एपिक नंबर है। मृत लोगों का नाम चढ़ा दिया, जिनके श्राद्ध में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे उनके नाम को चढ़ा दिया गया वोटर रोल में, और जो जिंदा हैं उनको घोषित कर दिया गया मृत। बाकायदा कल योगेंद्र यादव लेकर भी पहुंचे थे देश की सबसे बड़ी अदालत में उन लोगों को जो घोषित कर दिए गए मृत, और वो राहुल गांधी के साथ कल शाम चाय पीते हुए भी नजर आए उनके आवास पर। अब इस पर बवाल बहुत जबरदस्त था और तैयारी थी निर्णायक संग्राम की। राहुल गांधी ने आज एक वीडियो ट्वीट किया था कि 17 तारीख से एक निर्णायक संग्राम छिड़ेंगे, बिहार के युवा साथ आते दिखेंगे, क्योंकि मतलब है 1 मैन 1 वोट से। लेकिन आज एक बड़ा फुल स्टॉप लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे एसआईआर की प्रासंगिकता पर। और मैं फुल स्टॉप नहीं कह रही हूं बल्कि सेमी कॉलन मान लीजिए। 2 जजेस की बेंच थी जिसमें बड़ी सुनवाई हुई, और बड़े गौर से आज इस सवाल को, सबसे बड़ा सवाल को सुनिएगा कि किस तरीके से पूरी प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में आज चली। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच थी। सवाल पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा ड्राफ्ट लिस्ट में से कितने लोग छूट गए। ये जरा अगर जय हो वहां तो वो पूरा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जरा चलाइए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ड्राफ्ट सूची से कितने लोग छूट गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया 7.24 करोड़ है, 65 लाख नहीं है, 22 लाख लोग मर चुके हैं। अब जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि अगर 22 लोगों को मृत पाया है तो फिर उनके नाम आप ब्लॉक और सब डिवीजन स्तर पर क्यों नहीं बताते। ईसीआई के वकील ने कहा कि इसमें सिर्फ बीएलओ शामिल नहीं है, यानी कि हम सिर्फ शामिल नहीं है, इसमें तो पॉलिटिकल पार्टी के बीएलएस भी शामिल है। तो बीएलएस पर डालने की कोशिश की चुनाव आयोग ने। उसके बाद पूछा जस्टिस बागची ने कि मृत प्रवासी और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम वेबसाइट पर आप क्यों नहीं डाल सकते। छोड़ दीजिए बीएलएस को, आप वेबसाइट पर क्यों नहीं डालते। ईसीआई के वकील ने कहा कि राज्य सरकार की वेबसाइट पर यह संभव नहीं है। सुनते जाइए जरा दलील किस किस तरह की रखी गई कि वो जो 65,64,000 नाम काटे गए उनके नाम क्यों नहीं बता सकते। ये सारी दलील उस के मद्देनजर है। ईसीआई के वकील ने कहा राज्य सरकार की वेबसाइट पर यह संभव नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग की अपनी वेबसाइट है, उस पर डाल दीजिए, सरकार की वेबसाइट पर जाने की क्या जरूरत है। राकेश द्विवेदी ने कहा कि यह तो पंचायत चुनाव के लिए है, यह दरअसल राज्य चुनाव के लिए है ही नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है राज्य के उनकी वेबसाइट पर जानकारी डाल दी गई है। यानी अब पहले सीईओ का नाम खोजिए, फिर तलाशिए कि किसकी वेबसाइट पर पड़ी हुई है। जस्टिस बागची ने कहा कि आप सबके नाम साइन बोर्ड पर भी चिपका रहे हैं, तो फिर आप वेबसाइट पर क्यों नहीं डालते। बार बार इसमें देखिए कि डिजिटल वोटर लिस्ट पर फोकस है सुप्रीम कोर्ट का। राकेश द्विवेदी ने फिर ईसीआई के जो वकील है उन्होंने हवाला इस बात का दिया कि एक पुराना मामला था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सुना था, और उसमें यह कहा था कि पूरी तरीके से सर्चेबल लिस्ट नहीं हो सकती, यह गोपनीयता को भंग करती है। मतदाता सूची को पूरी तरीके से हम सर्चेबल नहीं घोषित कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों नहीं कर सकते, सर्चेबल होनी चाहिए। अब राकेश द्विवेदी जो ईसीआई के वकील थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के,
उनको ये बोल दिया गया कि जितने भी नाम काटे गए हैं उन सब की लिस्ट पब्लिश कीजिए, वेबसाइट पर कीजिए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर्स को वेबसाइट पर डिस्ट्रिक्ट वाइज ये लिस्ट पब्लिश करनी है 65 लाख वोटर्स की, और ये काम 48 घंटे के भीतर किया जाना चाहिए। और आपको कारण बताना पड़ेगा कि ये लोग क्यों नहीं है। और अगला ये भी बोल दिया कि वेबसाइट लिस्ट मस्ट बी सर्चेबल होनी चाहिए, और इसके लिए आप सारे समाचार पत्रों में, टीवी में, रेडियो प्लेटफॉर्म पर सूचना देकर लोगों को बताएं, इसको पब्लिसाइज करें। बिहार में जो अखबार सबसे ज्यादा छपता है उस पर विज्ञापन दें कि हम सारी लिस्ट को वेबसाइट पर डाल रहे हैं। और इसके अलावा बीएलओ के ऑफिस के बाहर लगाइए, पंचायत भवन पर लगाइए, बीडीओ के दफ्तर के बाहर लगाइए, और ये पब्लिसाइज करना आपकी जिम्मेदारी है। और आज एक और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा, जिसे मैं कहूं हाई नोशन, जिस पर बवाल था, भाई आधार कार्ड क्यों नहीं मानते। बीजेपी कह रही थी आधार कार्ड तो फर्जी बने हुए हैं, बिहार में तो सैचुरेशन पॉइंट 127% तक पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज तो कोई भी जाली फर्जी बन सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि आधार कार्ड कैन बी सबमिटेड, आधार कार्ड को सबमिट किया जा सकता है प्रूफ के तौर पर, यानी 11 डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग ने जो मांगे हैं वो, एंड +1 आधार कार्ड कैन बी सबमिटेड। अब ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने जो कही, इस पर चुनाव आयोग ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे। सोचिए जरा कि क्लैरिटी के नाम पर, ट्रांसपेरेंसी के नाम पर, पारदर्शिता के नाम पर क्या हो रहा है। चुनाव आयोग ने हाथ खड़ा कर दिया था कि हम बाध्य नहीं हैं। ये अभी एडीआर ने जो याचिका लगाई थी उसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा था कि ना तो हम लिस्ट बनाने के लिए, न लिस्ट को शेयर करने के लिए, और ना ही किसी भी तरह की जांच के लिए बाध्य हैं। हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता कि हम कारण बताएं, एपिक नंबर बताएं, पता बताएं, ये सब बताने के लिए हम बिल्कुल बाध्य नहीं हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में ये पकड़म पकड़ाई का खेल पकड़ा गया। 48 घंटे के भीतर बताइए, और मंगलवार तक बताइए कि ट्रांसपेरेंसी के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं। यानी क्या मैं इसे ऐसे समझूं, थोड़ी देर बाद हमारे साथ फॉर्मर सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर फॉर्मर ओपी रावत भी होंगे, मैं उनसे भी समझूंगी। तो क्या इस बात को ऐसे मान लिया जाए कि कुछ चीजें एविडेंट लगी सुप्रीम कोर्ट को, इसीलिए यह निर्देश जारी हो गया, और एविडेंट यह लगा कि भाई कुछ छिपाने की कोशिश है। यही बात आज पवन खेड़ा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के बड़े नेता करते हुए नजर आए। पवन खेड़ा ने कहा कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन चल रहा है सब आपके सामने है, मिलीभगत, गड़बड़ी, सब अनुराग ठाकुर ने, बीजेपी के ही एक बड़े नेता ने एक्सपोज कर दिए। और यह भी कह दिया पवन खेड़ा ने कि पिछला चुनाव फर्जी वोट के आधार पर हुआ। आपके पास सारे आंकड़े हैं, सब कुछ है, तो बनारस की पेन ड्राइव भी सामने रख दीजिए। वो दरअसल कल की अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दे रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा 2 लाख वोट तो फर्जी रायबरेली में है, तकरीबन 93,000 फर्जी वोट वायनाड में लिस्ट में निकाल कर लाई हूं। ये अनुराग ठाकुर बीजेपी के बड़े नेता ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैनपुरी जहां से डिंपल यादव चुनाव लड़ी वहां 2.5 लाख फर्जी वोटर हैं। अखिलेश यादव कन्नौज से लड़े, वहां तकरीबन 3 लाख फर्जी वोटर हैं। डायमंड हार्बर यहां से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी लड़े, यहां तकरीबन 2.5 लाख फर्जी वोटर हैं। और कोलाथूर यहां से एमके स्टालिन लड़े, यहां पर 19,000 फर्जी वोटर हैं। अब पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि हमें तो 6 महीने लगे इस पूरे महादेवपुरा की लिस्ट को निकालने में। आपको 6 दिन में 6 लोकसभा का डेटा मिल गया। और अगर इन सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के डेटा आपके पास है, रायबरेली के, वायनाड के, कोलाथूर के, डायमंड हार्बर के, तो बनारस का भी होगा जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े। तो वो डेटा भी आप पेन ड्राइव में सबके सामने रख दीजिए। और यहां तक कह दिया पवन खेड़ा ने कि प्रधानमंत्री आधे दिन तक हार रहे थे 2024 का, जब काउंटिंग चल रही थी। बूस्टर डोज मिला प्रधानमंत्री को, हालांकि गंगा पुत्रों ने इलाज कर दिया था, लेकिन एक बूस्टर डोज मिला और प्रधानमंत्री अचानक 1 लाख वोटों से जीत गए। तो प्रधानमंत्री भी वोट, चुनाव और गद्दी चुराकर प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और इस चुनाव को, 2024 के चुनाव को, भाई जब अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि इतने वोट फर्जी हैं,
तो इस 2024 के चुनाव को भी नल एंड वॉइड कर देना चाहिए, रद्द घोषित किया जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द फेक वोटर लिस्ट एज प्रूव्ड बाय द रूलिंग पार्टी एमपी अनुराग ठाकुर। तो लड़ाई लंबी चलेगी अभी, और इंटरिम ऑर्डर है अभी कोर्ट का, बहस इस पर और होनी है। चर्चा आज इसी पर करूंगी, कुछ बयान आपको सुनाती हूं। कल जो प्रेस वार्ता हुई उससे साबित हो गया कि पिछला लोकसभा चुनाव फर्जी वोट्स के आधार पर फर्जी वोटर लिस्ट के आधार पर हुआ था। तो क्या वो चुनाव फर्जी नहीं माना जाएगा? क्या उस चुनाव को रद्द नहीं घोषित कर देना चाहिए? ये हम कांग्रेस पार्टी मांग करती है। सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम फैसला जो आया है, आज उस इंटरिम ऑर्डर में हम कह सकते हैं कि आज लोकतंत्र की जो है जीत हुई है। कोई बिहार में इस जो इंटेंसिव रिवीजन है इसको किसी ने इसकी आलोचना नहीं की, आम लोग इससे खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्देश और बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया है, बहुत अच्छा निर्णय दिया है, और इसके बाद भी राहुल गांधी जी और उनके कुछ साथी हैं वो इलेक्शन कमीशन को विश्वास नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं ये लोग, और देश के संवैधानिक संस्थाएं को नहीं मानते हैं, तो इस देश का संविधान को ही नहीं मानते हैं। अब ये भी बड़ा कमाल का एक कोइंसिडेंस है कि विपक्ष सवाल उठा रहा था महादेवपुरा पर, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सबने कह दिया भाई स्वायत्त संस्था है चुनाव आयोग, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये तो फर्जी आरोप लगाते हैं, भाग जाते हैं, फिर माफी मांग लेते हैं। ठीक वही बात अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, तो वो भी तो स्वायत्त संस्था पर ही सवाल उठा रहे हैं ना कि भाई रायबरेली में फर्जी वोटर है, वायनाड में फर्जी वोटर है, वो ऑटोनोमस बॉडी पर सवाल नहीं उठा रहे। राहुल गांधी को हलफनामा देने को कह दिया गया कि भाई आपराधिक ये आरोप है चुनाव आयोग पर जो आप लगा रहे हैं, 20(3)B के तहत हलफनामा दाखिल कीजिए। अब अनुराग ठाकुर को 48-24 घंटे बीतने से भी ज्यादा बीत गए, क्या कोई नोटिस अनुराग ठाकुर को भी दिया चुनाव आयोग ने? हलफनामा